वेल ओटाकू फैंस, अरे यार हटाओ ये सब। मैं आज जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो 1 या 2 साल नहीं, लिटरली 25 साल से भी ज्यादा चलती ही आ रही है। और अभी तक तो तुम सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वन पीस। एक ऐसी एनिमे जो किसी पार्टिकुलर जॉनरा से बिलोंग नहीं करती। क्या नहीं है इसमें, फाइटिंग सीन से लेकर स्टोरी लाइन तक हर एक चीज को उन्होंने ऐसा दिखाया है ना कि बाकी के एनिमे उसके सामने चाय कम पानी है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग लेटेस्ट एपिसोड की ओर, यानी कि एपिसोड नंबर 1123। स्टार्टिंग में हमें एगेट आइलैंड का एक खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है और साथ ही लॉक टाउन को भी हम देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैल जाती है कि लूफी ने काइडो को हरा दिया है और वन ऑफ द 4 सी एम्परर बन चुका है। फिलहाल स्ट्रॉ हैट्स अभी एगेट आइलैंड पर हैं। वहाँ लूफी जब हाईटेक मशीन्स को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। डॉक्टर वेगापंक से मिलने के बाद सभी चीजें एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती हैं। साथ ही हमें यहाँ ये बताया जाता है कि डॉक्टर वेगापंक को कुछ ऐसा बताए जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती पूरी दुनिया को पता चले, इसीलिए वो CP0 को एक मिशन देते हैं वेगापंक को जान से मारने का और साथ ही एगेट आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने ओहारा आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया था। क्योंकि वहाँ के लोगों को भी कुछ ऐसा पता था जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी दुनिया वालों को पता चले। जैसे ही वेगापंक को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उसे मारने के लिए CP0 को इस आइलैंड में भेज दिया है, वो लूफी से उसे बचाने की मदद मांगता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नेवी फ्लीट ने उस आइलैंड को चारों ओर से घेर लिया है। उनके साथ वाइस एडमिरल काइजरू तो आया ही है, साथ ही 5 एल्डर्स में से एक एल्डर जिसका नाम सेटन है वो भी उस शिप पर प्रेजेंट है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग न्यूज़पेपर के पहले पेज को पढ़कर ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था वाइस एडमिरल गार्प जो कि पायरेट आइलैंड में गायब हो गए हैं। और साथ ही एम्परर ऑफ द सी मंकी डी लूफी के हॉस्टेज वाला सिचुएशन को जानकर फिर हम देखते हैं कि डॉन आइलैंड में सभी लोग गार्प के लापता होने पर चिंतित हो जाते हैं। तभी एक लड़की पूछती है क्या ऐसा सच में हुआ है, जिस पर उसके साथ बैठा हुआ बंदा कहता है गार्प ने किसी कोबी नाम के लड़के को बचाते बचाते खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। तभी उस टाउन का मेयर गुस्सा करते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, गार्प एक लीजेंड है तो वापस जरूर आएगा। तभी माकिनो कहती है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेयर, कहीं माकिनो को तुम सभी भूल तो नहीं गए। हाँ वही बार ओनर जिसके पास लूफी बचपन में आकर जूस पिया करता था। हाँ ये वही जगह है जहाँ पहली बार सैंक्स की मुलाकात लूफी से हुई थी। मेयर को तभी किसी के हंसने की आवाज आती है तो वो चिल्लाते हुए उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटा सा बच्चा हंस रहा होता है। वो बच्चा अब रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद माकिनो उसे चुप कराने जाती है। मेयर माकिनो से माफी मांगता है, तभी माकिनो बताती है ये अब लूफी को पहचानने लगा है और शायद इसे लूफी बहुत पसंद भी है, क्योंकि जब जब वो लूफी के फोटो को देखता है तो वो हंसना शुरू कर देता है। इधर हम डडान और उसके बैंडेट्स को देखते हैं। हाँ वही लोग जिसके साथ बचपन में लूफी पला बड़ा था। वो लोग भी गार्प के गायब हो जाने पर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या पता अब वो उस खतरनाक आइलैंड से जिंदा वापस आ पाएगा भी या नहीं। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है लूफी भी कुछ कम नहीं, उसने भी आतंक मचा रखा है, पता नहीं ये दोनों अभी सही सलामत भी हैं या नहीं। तभी डडान उन्हें चुप रहने को कहती है और साथ ही उनके साथ बिताए पल को याद करके रोना शुरू कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दुनिया भर में तबाही मची हुई है। सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। साउथ ब्लू में सुनामी आने लगती है, वेस्ट ब्लू और नॉर्थ ब्लू में एक बड़ा भूकंप आता है जिसके कारण सभी चीजें तहस नहस होने लगती है। इधर हमें ग्रैंडलैंड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ लबून पानी से बाहर आने लगता है। तुम सभी को तो याद ही होगा लबून कौन है। हाँ वही वेल जिसके फॉरहेड में लूफी ने अपना फ्लैग ड्रॉ किया था। वानो में भी भूकंप आना शुरू हो जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक बंदा तो सुनामी के चपेट में ही आ जाता है। सुनामी अपने रास्ते में जितनी भी चीजें थे उन सभी को तबाह करते हुए आगे बढ़ती जाती है। अब मैं तुम्हें इस तबाही की असली वजह बताता हूँ। 6 दिन पहले इमू ने किंगडम ऑफ लूसिया को डिस्ट्रॉय किया, जिसके कारण समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिंकहोल बन गया। इस सिंकहोल के कारण चारों ओर भूकंप आने लगती है और समुद्र का स्तर 1 मीटर से बढ़ जाता है। इसके बाद हम रेवोल्यूशनरी आर्मी ईवा को भी देखते हैं जो कि अपने आइलैंड को डूबता हुआ देख रही होती है। चारों ओर तबाही मची हुई है, कुछ आइलैंड तो समुद्र की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। सभी लोग हैरान हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद हमें फ्यूचर आइलैंड एगेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 100 शिप उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और उन्हीं में से 20 मैसिव बैटल शिप्स हैं। वो सभी उस आइलैंड को बस्टर कॉल के थ्रू तबाह करना चाहते हैं। उन शिप्स में लगभग 30,000 नेवी सोल्जर्स थे और 9 नेवी HQ वाइस एडमिरल्स। तभी एक सी बीस्ट वेपन आता है और उनके शिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन काइजरू उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। तभी सेंटामारू उन्हें कांटेक्ट करते हुए कहता है मैंने तुम्हें उस सी बीस्ट मॉन्स्टर को मारने से मना किया था, जिस पर काइजरू कहता है उसने हम पे पहले हमला किया इसलिए मैंने उसे मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवी फ्लीट के सारे मेंबर्स अपने मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच
काइजरू सेंटामारू से कहता है, क्यों नहीं तुम खुद को सरेंडर कर लो। और इधर हम देखते हैं कि पैसिफिस्टास ने भी शिप्स को घेर रखा है। सेंटामारू काइजरू से कहता है, अगर आपने दोबारा कोशिश किया तो हम हमला शुरू कर देंगे अंकल। काइजरू कहता है, तुम तो मुझे डरा रहे हो। जिस पर सेंटामारू कहता है, वेगापंक ने एक पैसिफिस्टर लेजर का इन्वेंट किया है तुम्हारी पावर्स को स्टडी करके। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम वेगापंक को एक दिन मारने आ जाओगे। यहाँ मैं तुम सभी को एक बात बता दूं, सेंटामारू भी नेवी ऑफिसर है और तो और काइजरू इसके अंकल है। फिर काइजरू सेंटामारू से कहता है, वेगापंक को कुछ ऐसा बताए जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पूरी दुनिया को पता चले। तो गवर्नमेंट के आगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो गवर्नमेंट का बस एक कठपुतली बन के रह गया हूँ। फिर काइजरू कहता है, लगता है CP0 के मेंबर्स वेगापंक को एलिमिनेट नहीं कर पाए। जिस पर सेंटामारू कहता है, हाँ, स्ट्रॉ हेड्स की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप के अंदर सैटर्न भी होता है जो कि 5 एल्डर्स में से एक है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि लूफी के बारे में जो न्यूज छापी गई है वो आखिर है क्या। छापी गई न्यूज के अकॉर्डिंग लूफी ने वेगापंक को बंदी बना लिया है और ये न्यूज तो गवर्नमेंट के फेवर में ही है। फिर सैटर्न एक ऑफिसर से पूछता है, आखिर चल क्या रहा है इस आइलैंड में। जिस पर वो बताता है कि सेंटामारू अब वेगापंक के साइड होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और तो और वेगापंक के 6 सैटेलाइट प्लस 4 सेरेफिम भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात इतने में ही खत्म नहीं हुई, अब तो स्ट्रॉ हेड भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो बताता है कि CP0 के सभी मेंबर्स को सेंटामारू ने बंदी बना लिया है अपने पैसिफिस्टास की मदद से। वो आइलैंड चारों ओर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड से घिरा हुआ है। इसका मतलब कोई भी उसके अंदर न जा सकता है और न ही उसके अंदर से कोई बाहर आ सकता है। पूरा एक दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। जिस पर सैटर्न पूछता है, एगहेड के रिसर्च स्टाफ और टेक्नीशियन आखिर कहाँ गए। तो वो ऑफिसर बताता है कि वो लोग तो कल ही इस आइलैंड को खाली करके चले गए हैं। हमने उनके लोकेशन को लोकेट कर लिया है। फिर सैटर्न कहता है, क्या पता उन्हें भी कुछ राज मालूम हो तो जल्दी से उन्हें तबाह कर दो। जिस पर वो ऑफिसर मान जाता है और साथ ही उसे बताता है कि उन्होंने बोनी को भी इस आइलैंड पे देखा है। जिस पर सैटर्न कहता है, अरे हाँ, वो तो कुमा की बेटी है, हमें उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, उसे भी तुम सभी साथ ही निपटा देना। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एगहेड आइलैंड से किसी को कॉल करता है और ये बात नेवी वालों को भी पता चल जाती है। तो वो उस कॉल को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो कॉल मारी जोरस में लगी है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। असल में वो एल्डर्स का ठिकाना है। तभी 4 एल्डर्स में से एक उस कॉल को उठाता है और पूछता है, आखिर कॉल किसने किया है। तभी हम शिप का सीन देखते हैं जहाँ एक नेवी आता है और वाइस एडमिरल काइजरू से कहता है, आपके पास ब्लैक स्नेल है तो आप आसानी से इस कॉल को सुन सकते हैं। फिर हम आइलैंड के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ कॉल किसी और ने नहीं बल्कि वेगापंक यॉर्क ने किया था। वो उन एल्डर से कहती है, तुम सभी मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने ही तुम्हें स्टेला के बिट्रेयल के बारे में बताया था। जिस पर एल्डर्स कहते हैं, तुम भी एक वेगापंक हो। जिस पर यॉर्क कहती है, अगर मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट होता वॉइड सेंचुरी पे तो मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कभी देती ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सभी मुझे भी मारना चाहते हो। जिस पर एक एल्डर कहता है, तुम अभी तक बची हुई ही हो, हमने तो CP0 को भी भेजा था वहाँ तुम्हें मारने। और वैसे ये बताओ स्ट्रॉ हेड्स अभी क्या कर रहे हैं। उनकी बातों को काइजरू भी सुन रहा था। यॉर्क कहती है, एक हेड अब मेरा है, अगर तुम सभी ने मुझे चोट पहुँचाने की सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सेरेफिम्स है। चलो अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि इस आइलैंड को चारों ओर से क्यों घेरा गया है, क्या तुम सभी मुझसे वॉर करना चाहते हो। तभी एक एल्डर कहता है, यॉर्क हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है, तुम मदर फ्लेम को क्रिएट कर सकती हो। जिस पर यॉर्क कहती है, मुझे पता था तुम्हें ये चाहिए। तो वो एल्डर कहता है, हाँ किसी को वो चाहिए। फिर यॉर्क बताती है कि वो पावर को क्रिएट करने का तरीका इसी आइलैंड में है, तो प्रॉमिस करो तुम मुझे और इस लैब को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिस पर एल्डर्स मान जाते हैं और साथ ही यॉर्क उनसे ये डिमांड करती है कि उसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बना दिया जाए। एल्डर्स उसकी इस बात को भी मान लेते हैं। तो यॉर्क कहती है, नाउ वी हैव ए डील, तो जल्दी से आओ और मुझे इस आइलैंड से बचा के ले जाओ। और रोना शुरू कर देती है। ये सुनते ही वो एल्डर्स भी घबरा जाते हैं। वो सभी सोच रहे होते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ। तभी यॉर्क चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बचा लो, स्ट्रॉ हेड लूफी मुझे मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और उसके सारे टीममेट्स यॉर्क के पास आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे वेगापंक को ये समझ में आ जाता है कि उसे यॉर्क ने ही धोखा दिया है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे लूफी यॉर्क का यूज करके इस आइलैंड से बाहर निकलेगा। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें।